बताया कि आप स्टूडेंट कानून आपको इजाज़त देता है कि किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी को रोकने के लिए आप एक तरीके से पुलिस पावर्स एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। वो मैं कह रहा हूँ। आप सबसे कह रहे हैं कि आप पे कोई केस बनता है उसको मैं लड़ूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप पे कोई केस बना देती है, आप पे कोई एफआईआर दर्ज कर देती है कि आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, तो आप क्या करेंगे? अपना केस खुद लड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे, हम तैयार हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि प्रोवोक करने वाली बात ही नहीं है। मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप एक इल्लीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी को रोकने के लिए पहले पुलिस को अप्रोच कर रहे हैं, पुलिस समय में नहीं आ पा रही है, उसके बाद भी वो एक्टिविटी चल रही है, तो उसे रोकने के लिए आप पुलिस पावर्स जो आईपीसी आपको अलाउ करता है करने के लिए, वो आप एक्सरसाइज करें। तो ये एक ही धर्म विशेष के लिए हैं, दूसरे धर्म के लिए भी है। अगर उनके साथ कोई ज्यादती होती है, कोई जबरदस्ती होती है, तो वो भी ऐसा ही कर सकते हैं। कन्वर्जन जो है वो अब्राहमिक फेथ्स की ही प्रॉब्लम है। कन्वर्जन टेरर का एक्ट है, कन्वर्जन में बिलीव करना, टेररिज्म में बिलीव करना है। जो धर्म टेररिज्म में, कन्वर्जन में बिलीव करते हैं, ये उनके लिए है। बोलो। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं अंकुर शर्मा जी, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं एकम सनातन भारत दल के, जो अभी एकजुट जम्मू नाम से पार्टी जो जानी जाती थी उसको नाम बदल करके अब जो नेशनल लेवल पे जो है इस पार्टी को लेकर गए हैं। बातचीत करेंगे। अंकुर सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है हमारी टीम की तरफ से। आप जम्मू कश्मीर से निकलकर पूरे भारत में अब जा रहे हैं और अपनी टीम्स का गठन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत पूरा समर्थन मिला पूरे देश से भी। सर, उद्देश्य क्या था इसके पीछे का? मतलब जम्मू कश्मीर में संगठन बनाया, अपने जगह जगह पे आपकी बॉडीज बनी हुई थी, अब पूरे भारत में मतलब 2024 की तैयारियां चल रही हैं क्या? देखिए देखिए एकजुट जम्मू, तो एकजुट जम्मू का बड़ा रूप एकजुट भारत होना था। तो जब एकजुट भारत की बात आई तो चर्चा में ये आया कि नहीं, अपनी सनातन सिविलाइजेशन संस्कृति को भी बीच में जोड़ा जाए। सो सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड में एकजुट सनातन भारत हुआ। लेकिन जैसे ही एकजुट सनातन भारत नाम सामने आया तो साउथ इंडिया से जो लोग हमारे साथ जुड़े थे, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, उनका ये मानना था कि कुछ एकजुट के लिए एक संस्कृत शब्द होना चाहिए। तो हमने कहा बहुत बढ़िया है, आप सुझाइए। तो उन्होंने सुझाया, तो एकजुट का बनाया एकम। तो एक एकम सनातन भारत, एकजुट जम्मू, एकजुट भारत, एकम भारत और बीच में सनातन संस्कृति, सभ्यता, सिविलाइजेशन, एकम सनातन भारत इस तरीके से बना। एकजुट जम्मू के यहाँ पे यूनिट्स थे, 10 जिलों में प्रेजेंस थी। वो प्रेजेंस अभी भी बरकरार है, दोनों चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है। एकजुट जम्मू का बड़ा रूप ही एकम सनातन भारत है। जो चैलेंजेस हमारी सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर, हमारा राष्ट्र जम्मू संभाग में फेस कर रहा है, या सिविलाइजेशनल थ्रेट्स जो खासकर हम जम्मू संभाग में रह के फेस कर रहे हैं, वही पूरा राष्ट्र भी पैन इंडिया लेवल पे भी फेस कर रहा है। तो हमारे संघर्ष का जो दौर रहा जम्मू कश्मीर के इतिहास में, आपने देखा ही, आप जानते हैं, कई सारे आइडियोलॉजिकल विषयों पे हमने संघर्ष किया, जीत भी हासिल की। तो उस यात्रा में बहुत सारे लोग धीरे धीरे पूरे राष्ट्र से जुड़ते गए। अल्टीमेटली अब 2023 में हम आ गए हैं, और केंद्र सरकार जिस तरीके से सनातन के विरोध में, इस सिविलाइजेशन के विरोध में, इस राष्ट्र के विरोध में, हिंदुत्व के विरोध में काम कर रही है लगातार, तुष्टीकरण तृप्तिकरण की राजनीति कर रही है, तो इसके चलते आइडिया ये बना कि क्यों ना इस पॉलिटिकल व्हीकल को पैन इंडिया लेवल पे लॉन्च किया जाए, और फिर मिल के सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म की जो लड़ाई है उसे लड़ा जाए। उसी पृष्ठभूमि में ये बनाया गया, सप्त संकल्पों के साथ, यानी 7 नॉन नेगोशिएबल जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमने ध्येय किया है कि हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसे क्रियान्वयन करेंगे इसका, उसके साथ हम आए। और जिसमें आपको जान के खुशी होगी कि जो एकजुट जम्मू की बेसिक कोर डिमांड थी कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन, जिसमें कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ना और जम्मू संभाग को अलग स्टेट बनाना, ये सप्त संकल्प मतलब 7 संकल्पों में से एक संकल्प है। साथ ही साथ डेमोग्राफिक असॉल्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी जंग थी, उसको भी सप्त संकल्पों में ही जगह दी गई है कि जो डेमोग्राफिक इन्वेजन है, गलत तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, षड्यंत्र के तौर पे जो डेमोग्राफी को चेंज करके एक जेनोसाइडल प्रोसेस अनलीश किया जा रहा है, उसको वो भी सप्त संकल्प में है। गौहत्या को संपूर्ण पे पूरे तरीके से बैन। प्रतिबंध लगाना, हम्म, बैन, वो गाय, गंगा, राम सेतु को राष्ट्रीय हम्म, धरोहर करना, ये इसका हिस्सा है। हम्म, मंदिरों को, खासकर हिंदू मंदिरों को, जिसे सेलेक्टिवली सरकार टेक ओवर कर लेती है। मस्जिदों पे सरकारी नियंत्रण नहीं है, हम्म, गुरुद्वारों पे, चर्चों पे सरकारी नियंत्रण नहीं है, हम्म, माता वैष्णो देवी सरकार के कंट्रोल में, हम्म, अमरनाथ जी सरकार के कंट्रोल में, हम्म, तमाम हिंदू मंदिर सरकार के कंट्रोल में, और पैसे का बहुत दुरुपयोग सरकार करती है। और हिंदू धर्म के लिए वहाँ से
जो चढ़ावा है, पैसा है, जो रेवेन्यू है, वो खर्च भी नहीं किया जाता और ही कामों के लिए करते हैं। करप्शन एक बहुत बड़ा उसमें एंगल है, वेस्टेज काफ़ी है, एक्सेस स्पेंडिंग के इश्यूज़ हैं, और सबसे बड़ी बात कि भई हिंदुओं के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल सरकार कैसे ले ले? तो संविधान भी उसकी इजाज़त नहीं देता। अभी तो बागी बाहु मंदिर की भी चर्चा हो रही है कि उसको भी देखिए, इट इज़ अ श्राइन बनाया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो सरकार की जो है वो गलत मंशा है। हाँ, जहाँ पे वाक़ई में कुछ समस्याएँ हैं, वहाँ पे थोड़े समय के लिए संविधान इजाज़त देता है कि आप 1-2 वर्षों के लिए सिस्टम ठीक करने के लिए आइए और फिर हिंदुओं को या सिखों को या जो भी किसी भी रिलीजियस धर्म इंस्टीट्यूशन उसको वापस दीजिए। हुँ, तो ये सिर्फ़ वन वे ट्रैफ़िक चलाते हैं, ये टेक ओवर कर लेते हैं, फिर वहाँ पे चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं। तो ये सरकारी नियंत्रण से भी मुक्त करवाना एक हमारा सप्त संकल्पों में से एक संकल्प है। जो अल्पसंख्यक की माइनॉरिटी डेफिनेशन को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करने की बात कही है, अभी तक माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं है हुँ, हुँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हुँ, और सरकारें नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट या फिर स्टेट माइनॉरिटी कमीशन एक्ट्स के तहत अपने ही पैरामीटर्स के आधार पे डिक्लेयर कर देती हैं कि ये कम्युनिटी माइनॉरिटी रहेगी, ये मेजॉरिटी रहेगी। हालाँकि परसेंटेज इज़ मतलब एक क्राइटेरिया है, बट जैन देखा आपने बड़े समय तक नहीं हो पाए, 2011-12 के करीब ही हो पाए। तो हमने ये कहा कि जो यूएन यूनाइटेड नेशंस की जो सब कमीशन है, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके हिसाब से हम ये करेंगे कि माइनॉरिटी की डेफिनेशन में संविधान में लिख देंगे कि जो कम्युनिटी 5% से कम है, केवल उसे ही माइनॉरिटी स्टेटस हुँ, मिलेगा। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। ग्रोथ डेवलपमेंट की पृष्ठभूमि में हमने अपने सप्त संकल्पों में यही कहा है कि सनातन सिविलाइजेशन की जो कोर इनिशियल वैल्यूज़ हैं, उनको आधार बना के, आध्यात्म को आधार बना के, लोकल लैंग्वेज को आधार बना के, कल्चर को आधार बना के, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट से भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी 10 कदम आगे जाके डेवलपमेंट की हम परिकल्पना करेंगे। तो इन सप्त संकल्प, हाँ, धर्मांतरण पे हुँ। एक बहुत सख्त कानून आपकी बनाने की हमने बात कही अपने सप्त संकल्पों में कि धर्मांतरण को लेके बहुत एक सख्त कानून बनेगा। तो ये सप्त संकल्पों के आधार पे ये एकम सनातन भारत दल बना है और आपने देखा ही है कि अभी हमने हरिद्वार में जो पहला अधिवेशन किया था, हज़ारों की संख्या में हमारे डेलीगेट्स, फाउंडर मेंबर्स उसमें आए थे, जो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक और नॉर्थ ईस्ट से लेके वेस्ट गुजरात और राजस्थान और इन एरियाज़ के सारे लोग थे। और फिर आपने देखा कि किस तरीके से 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ की जो स्टीयरिंग कमेटीज़ हैं, वो भी हमने घोषित की। उसके बाद हर एक स्टेट के कन्वीनर और को-कन्वीनर हमने घोषित किए। इसमें रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो रहे लोग, रिटायर्ड जजेस रहे, उस तरीके के लोग शामिल हैं इसमें। ऑथर्स जो किताब लिखने वाले हैं, किताबें जिन्होंने लिखी हैं, जो थिंकर्स हैं, जो पीपल ऑफ मतलब मच रिनाउन, जिन्हें आप टीवी वगैरह पे देखेंगे, बिल्कुल। वो सब लोग इसमें आए हैं। तो ये एक प्रयास है ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है, वो सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म को आधार बना के इसके संरक्षण हेतु बहुत मजबूती से लड़ा जाए। एक विकल्प हो जो मिसगवर्नेंस या एक एंटी लोकल सिविलाइजेशन जो सरकारों का और पार्टीज का रुख रहा है, एक विकल्प हो कि उसे ठीक किया जा सके। अंकुर जी, इसका कारण ये भी है कि आरएसएस और भाजपा जो दावे और जो वादे उन्होंने सनातन धर्म के लोगों के साथ किए थे, वो उस पे खरा नहीं उतर पाए, इसलिए आप ये अल्टरनेट लोगों को दे रहे हैं? केवल खरा ही नहीं उतर पाए बल्कि पीठ में छुरा घोंप दिया, धोखा दिया, बैकस्टैबिंग की। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रखर रूप से अगर एंटी हिंदू होने का आरोप लगता था, तो ये 10 कदम उससे आगे गए, एक चोला पहना प्रो हिंदू होने का और सबकी पीठ में छुरा घोंप दिया। आज माइनॉरिटी अपीज़मेंट को लेके ये सत्ता में आए थे। माइनॉरिटी अपीज़मेंट को 10 कदम आगे ले जाके ये तृप्तिकरण के लेवल पे पहुँचे हैं और जिसके कारण रिसोर्सेज़ को भी स्क्वैंडर अवे किया जा रहा है और नेशनल सिक्योरिटी तक को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। आज यहाँ पे संस्थाएँ हैं, लोग हैं जो रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइज़ेशन का काम चला रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ना करना या माइनॉरिटी क्वेश्चन पे कोई एक क्लियर स्टैंड ना रखना, या जहाँ पे तय भी हो गया है जिन राज्यों में, जैसे जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट से स्वयं मैं ही वो केस लड़ के ये सारा तय करवा के लाया था कि जम्मू कश्मीर में जो मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है, उसे माइनॉरिटी के बेनिफिट्स नहीं मिल सकते। उस पे चुप्पी साधना, ना केवल चुप्पी साधना बल्कि जो नॉन मुस्लिम्स के लिए आने वाली स्कीम्स हैं, उनका बेनिफिट मुस्लिम्स को देना यहाँ पे, यानी कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को देना। माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट रिलीजियस लिंग्विस्टिक आधार पे ही है। वो सब चीज़ें करना, तो इससे पूरा जो यहाँ का समाज है, पूरे भारतवर्ष का समाज है, वो दुखी है। फिर इस तरीके की चीज़ें कहना कि हम स्पेशल एफर्ट्स कर रहे हैं एक समुदाय विशेष के लिए। सचर कमेटी की रिकमेंडेशंस को पूरे तरीके से लागू करना। जब सचर कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी,
मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि इनके लिए ये किया जाना चाहिए। उस समय विरोध किया कि धर्म को आधार बना के ये तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, हाइट है, कैसे आप इस तरीके की कमेटी भी गठित कर सकते हैं और 2014 से 19 के बीच में उन तमाम सिफारिशों को लागू कर देना, इम्प्लीमेंट कर देना और फिर डेटा शेयर करना कि पिछले 70 साल में मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरियों में 5% रही, भाजपा ने 9 साल में उसे 10% कर दिया। फिर वो स्कीम्स का डेटा शेयर करना, जहाँ कहना कि मुसलमान 2011 के सेंसस के हिसाब से 14.2% हैं और फिर लिस्ट है वो स्कीम्स की कि जो प्रधानमंत्री घर आवास बनाने वाली स्कीम है, इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे 32% शेयर दिया, 33% शेयर दिया, यानी पॉपुलेशन से स्कॉलरशिप्स को 3 करोड़ से 5 करोड़ कर देना, पहले स्कॉलरशिप्स का विरोध करना। तो ये जो जितने भी तुष्टीकरण के टूल्स हो सकते थे, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी किसी न किसी तरीके से किसी न किसी कम्युनिटी के अपीज़मेंट में लगी रहती है। तो मुस्लिम अपीज़मेंट का इल्ज़ाम जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे लगा के ये सत्ता में आए और कहा कि इसका हम अंत करेंगे। अब वो इस देश के संसाधनों को लेके उन लोगों से जिनको ये प्रॉमिस किया, उनकी पीठ में छुरा घोंपने का उन्होंने काम किया, 10 कदम उससे आगे चले गए हैं। इसीलिए धोखे के कारण, बैकस्टैबिंग के कारण इस विकल्प की आवश्यकता पूरे देश में थी और ये पूरे देश की आवाज़ आने के बाद ही विकल्प बना है। हज़ारों की संख्या में लोग हरिद्वार जैसे डेस्टिनेशन पे साउथ इंडिया से ऐसे ही चल के नहीं आएँगे, फुल्ली मोटिवेटेड होंगे तो ही चल के आएँगे। सब स्टेट्स में हमारी 100-100 प्लस मेंबर की जो स्टीयरिंग कमिटीज़ हैं, वो नॉर्मली ऐसे ही कंस्टिट्यूट नहीं होंगी। एक मुझे लगता है कि अंडर करंट है पूरे देश में और उन्होंने संभावना जो थी वो एकजुट जम्मू पार्टी में देखी। हमारी बातचीत चली 1 साल तक, 1.5 साल तक सब संपर्क बनते रहे। अल्टीमेटली वी केम टू अ पॉइंट जहाँ पे हमने डिसाइड किया कि लेट अस गो पैन इंडिया, क्योंकि सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म पे जो खतरे हैं, उन खतरों से लड़ने का दायित्व, ज़िम्मेवारी किसी को तो उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो किसी का हम इंतज़ार नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने अपनी रीजनल जो एस्पिरेशंस हैं उसको शामिल करके हुँ। और राष्ट्र की एस्पिरेशंस को टॉप पे रख के ये कदम लिया और मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में आप देखेंगे कि किस तरीके से भाजपा को हम शिकस्त देंगे। अंकुर जी, अगर हम बात करें जम्मू की, जम्मू में जिस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस की जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उन 2 गुटों में आपस में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ख़ासकर जो इसकी पृष्ठभूमि वो यही है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज शेयर किया गया या रील शेयर की गई कि केरला स्टोरी जो मूवी है, इट इज़ अ मस्ट वॉच मूवी। तो उस पे ये सारा विवाद शुरू हुआ और फिर कुछ नारेबाज़ी भी हुई, जो बताया गया कि एंटी नेशनल नारेबाज़ी, प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स या उस तरीके के कुछ हुए और फिर मामला सारा बिगड़ा। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि केरला स्टोरी जो है वो क्या एक्सपोज़ करती है। आईएसआईएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है, बिल्कुल। नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन। आईएसआईएस के रिक्रूटमेंट के मॉड्यूल्स हैं। रिक्रूटमेंट मॉड्यूल्स में कन्वर्जन, ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से लड़कियों को फाँसना, फिर धर्म परिवर्तन करके उन्हें वहाँ पे सीरिया और वहाँ पे सारा भेजना, ये तो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। ये कोई मेरी कल्पना का हिस्सा नहीं है। हुँ। आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में स्विस एक द कैलिफेट नाम से एक वेब सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। उसे आप देखेंगे तो वहाँ के जो डॉक्यूमेंटेड केसेज़ थे, जो सत्य के आधार पे जो इंसिडेंट्स थे, उनको लेके वो बनाया गया है। केरला में आप जानते हैं बहुत सारी लड़कियों को एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, धर्मांतरण के भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। हुँ। अब अगर उस चीज़ को एक्सपोज़ करते हुए एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेट प्राप्त एक मूवी, जो एक एजुकेट करेगी कि किस तरीके से इन चीज़ों से बचा जा सकता है। उसके उसे रिलीज़ ना किया जाए, उसे कोई ना देखे, उस चीज़ में अगर आप आगे आ जाएँगे, तो फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनेगी। मुझे लगता है कि ये बहुत एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने भी इसे ट्रिविलाइज़ किया है। इसके पीछे की जो सोच, क्योंकि देखिए रेडिकलाइज़ेशन और इंडोक्ट्रिनेशन के चलते ही लोग इस मूवी का विरोध करेंगे। कि अगर उन्हें लगता है कि नहीं, आईएसआईएस टेरर ऑर्गेनाइज़ेशन के ये मॉडस ऑपरेंडाई लोगों को नहीं पता चलने चाहिए, तो उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, मुझे बताइए? साथ में जो डॉक्टर्स ने, मेडिकल स्टूडेंट्स ने कहा कि यहाँ पे मेडिकल इस इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में कन्वर्जन के लिए भी दबाव बनाया जाता है। कुछ डॉक्टर्स के नाम लिए, सुदीक्षण शर्मा का नाम लिया, जिसे इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया और वहाँ पे मौलवी लाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें फ़ोन कॉल्स आई, जो पुराने डॉक्टर्स यहाँ पे 30 साल 35 साल पहले रह के पढ़ाई करते थे, मेरे नंबर पे फ़ोन कॉल्स आई, उन्होंने बताया, उन्होंने नाम लिए कि ऐसे-ऐसे डॉक्टर्स यहाँ पे काम करते थे जिन्हें पुलिस उठा के लेके गई, क्योंकि यहाँ पे वो टेररिस्ट्स को पनाह देते थे। अलगाववादियों के लिए हाइड आउट का काम ये करते थे। दिलेर खान
और रोशन अली, 2 लोगों का नाम दिया जिसे 90 के दशक में डॉक्टरी की पढ़ाई यहाँ पे कर रहे थे उनको, और फिर सीआईडी के लोगों को यहाँ पे बैठाया गया और देखा गया कि कौन-कौन संरक्षण देता है। उसकी कंटिन्यूटी आप देख रहे हैं कि आज भी यहाँ पे अलगाववादियों के लिए, सेपरेटिस्ट्स के लिए, टेररिस्ट्स के लिए, आईएसआईएस सिम्पैथाइज़र्स के लिए एक हाइडआउट का ये केंद्र बना है, और पुलिस इसे सिर्फ़ एक लड़ाई झड़प का नाम दे रही है। तो मुझे लगता है कि इसके सारे पहलुओं में जाके जाँच होनी चाहिए। वो लोग जो यहाँ पे देखिए, itself कन्वर्जन इटसेल्फ इज़ एन एक्ट ऑफ जेनोसाइड, मतलब कन्वर्जन इज़ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। क्योंकि देखिए, जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आप उस संस्कृति से, सभ्यता से, जिसकी जो इतिहास है वो हज़ारों लाखों साल का है, 1 मिनट में आप उसे डिसएंटैंगल कर देते हैं। वन्स यू कन्वर्ट, वेशभूषा बदल जाती है, आचार-व्यवहार बदल जाता है, शिष्टाचार बदल जाता है, नमस्ते की जगह कुछ और आ जाता है, खाना-पीना बदल जाता है, सोच बदल जाती है, चेहरा बदल जाता है, कपड़े बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। एक बिल्कुल शिफ्ट होती है, और वो पुरानी जो भी उसकी संस्कृति की, सभ्यता की जो डेवलपमेंट्स है, उससे वो व्यक्ति दूर हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को मसल दिया जाता है। आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट को देखने का नज़रिया बदल जाता है, म्यूज़िक को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो सारी एक जो डेवलपमेंट दूसरी साइड से हुई है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये इट इज़ एन एक्ट ऑफ जेनोसाइड। तो देखिए, अब इस तरीके की चीज़ें अगर आपके सरकारी इंस्टीट्यूशंस में होंगी, और जो कम्युनल हार्डकोर जिहादी या इस्लामी तत्व हैं, वो देश की एकता और अखंडता को खतरे में लाने वाले काम आपके सरकारी इंस्टीट्यूशंस में बैठ के करेंगे, और आप इस सारी सिचुएशन को ट्रिविलाइज़ करके लड़ाई झगड़े का नाम देंगे, दोनों गुटों पे एफआईआर लगा के दोनों को चुप कराने का काम करेंगे, तो फिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। 90 के दशक में अगर यहाँ से आतंकी डॉक्टर पकड़े गए, और अभी भी ये अगर सिचुएशन बन रही है, और इन्होंने बताया कि जिस तरीके से रेगुलर कन्वर्जन का प्रेशर रहता है सारा, और बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड गैंग है सारा, तो वो इसी कारण है ये निरंतरता, क्योंकि सरकार हमेशा ऐसी चीज़ों में पर्दा डालने का काम करती है। तो एक बिल्कुल अनबिकमिंग कंडक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का और जीएमसी की मैनेजमेंट का इस केस में रहा है, और हम उनकी मजबूरी समझते हैं। जहाँ पे एलजी, आपके होम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम तृप्तिकरण को एज अ मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी लेके चल रहे हों, और बहुत सारी चीज़ों पे पर्दा डालने का काम कर रहे हों, हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग्स को दुनिया को ये बताने में लग रहे हों कि इसे धर्म के एंगल से मत देखिए, और एक पाकिस्तान पैन इस्लामिस्ट ताकतों द्वारा अनलीश किया गया जिहाद, उसे जिहाद ना कह के छोटी-मोटी छुट-पुट घटनाओं का नाम दे रहे हो, तो यहाँ पे पुलिस, एसएसपी, डीजीपी बेचारे क्या करेंगे? वो मजबूरी समझते हैं। लेकिन फिर भी आपको व्यापकता में जाना है, आपको संविधान की आपने शपथ ली है, कानून की पालना की आपने शपथ ली है, फिर आपको मेहनत करके कुछ चीज़ें करनी है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि इस इंसिडेंट को ट्रिविलाइज़ किया जा रहा है, और केवल एक लड़ाई झगड़े की एफआईआर लगा के, दोनों गुटों पे कार्रवाई करके, रेस्टिकेट करके मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मामले को दबा के सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप मिले उन स्टूडेंट्स से? मैं सवेरे आज मेडिकल कॉलेज में जा रहा था, मीडिया को खबर थी, सबको खबर थी, और फिर वहाँ से बच्चों, जो हमारी टीम ऑलरेडी वहाँ पे पहुँची हुई थी, उन्होंने हमारी बात भी करवाई फ़ोन पे, क्योंकि सब चीज़ें समझने, क्योंकि आप बिना तथ्यों के तो वहाँ पे नहीं जाएँगे, तथ्यों को जाने हुए। तो प्रिंसिपल और मैनेजमेंट ने उन बच्चों को फटाफट अपने ऑफिसेज़ में बुलाया, उनके पेरेंट्स के नाम वगैरह लिए, डिटेल्स वगैरह लीं, और उनका करियर ख़राब करने की, अगर वो हमसे मिलते हैं, उन्हें कहा गया कि वो आ रहे हैं, अगर आप उनसे मिलेंगे तो हम आपको रस्टिकेट करेंगे, आपका करियर ख़राब कर देंगे, करियर तबाह कर देंगे, सबकी डिटेल्स ले ली और कमरे में। तो वो बच्चे डर गए। तो जब उन्होंने हमें ये बात बताई, तो हमने कहा कि हम अपने ऑफ़िस में बैठ के फिर इन तथ्यों के आधार पे प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगे। इसलिए हम वहाँ पे नहीं गए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे के कारण उनके करियर पे किसी भी तरीके से कोई बात आए। लेकिन हमने उस पे ये बात की, प्रेशर कश्मीरी स्टूडेंट्स पे बनाया गया है या जम्मू वाले स्टूडेंट्स पे? जम्मू वाले स्टूडेंट्स पे। जम्मू वाले स्टूडेंट्स पे बनाया गया कि आप उनसे नहीं मिलेंगे, आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे, जब भी वो यहाँ पे आएँगे। तो हमने केवल उनके, ताकि ये डैमेज कर सकते हैं, ये डैमेज करते हैं, एग्ज़ाम्स में फ़ेल कर देंगे, ऐसी ओछी हरकतें कर सकते हैं, रस्टिकेट कर देंगे, सेमेस्टर बर्बाद कर देंगे, कोर्स में टाइम लगा देंगे, 5 साल का 7 साल बना देंगे। ये इनका इतिहास ऐसा रहा है, ये छोटी हरकतें करने का इतिहास रहा है यहाँ पे लोगों का, सरकार के दबाव में। तो उनके हित में फिर हमने डिसाइड किया कि हम अपने ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगे। तो आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हमने एड्रेस की, हर एक मीडिया बंधु से बात की, आपसे भी इसी पृष्ठभूमि में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अंकुर जी, आपने जो स्टेटमेंट दिया कि जो भी मौलाना या मौलवी वहाँ पे आते हैं,
आप कुछ देर पुलिस का इंतज़ार कीजिए, अगर पुलिस समय पे नहीं आती है, आप खुद ही हथियार उठा लीजिए, खुद ही उनके साथ मारपीट कीजिए। हथियार उठाने की बात नहीं की मैंने ये कहा कि जो कन्वर्जन का जो एक्ट है, इट इज़ एन इल्लीगल एक्ट। ये इल्लीगल एक एक्ट है। संविधान कन्वर्जन की इजाज़त नहीं देता। हमारी संस्कृति कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को समझती ही नहीं है। और कोई भी गैर कानूनी हरकत, अगर कोई व्यक्ति अनऑथराइज्ड तरीके से जीएमसी के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मौलवी ऑथराइज्ड तरीके से नहीं घुस सकते, या वो लोग जो कन्वर्जन माफिया का काम करते हैं वो ऑथराइज्ड तरीके से नहीं घुस सकते, एक्टिविटी इल्लीगल है। तो आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, आपका आईपीसी है, ये आपको ये इख्तियार देता है और आप पे ज़िम्मेवारी भी डालता है कि अगर आप कोई गैर कानूनी हरकत होते हुए देखते हैं, तो आप पुलिस पावर्स एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, उस गैर कानूनी एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए। ज़ोर ज़बरदस्ती करके, पकड़ के भी आप पुलिस थाने में ले सकते हैं। तो हमने यही कहा कि आप तत्काल पुलिस को फ़ोन कीजिए और उनको बोलिए कि 30 साल से यहाँ पे कन्वर्जन माफिया चल रहा है। कन्वर्जन एक इल्लीगल एक्टिविटी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि किसी के पास भी कन्वर्जन करवाने का राइट नहीं है। तो अगर कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति वहाँ पे आके जुर्म कर रहा है, तो उस जुर्म को प्रिवेंट करने के लिए अगर आपको फ़ोर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, अगर बुलाने पे भी पुलिस ना आए, तो आप उस फ़ोर्स का इस्तेमाल कीजिए। आप कहिए पुलिस को कि अंकुर शर्मा ने कहा था कि आप फ़ोर्स का इस्तेमाल इन परिस्थितियों में करेंगे, हम एफआईआर झेल लेंगे आपके साथ और आपको पूरी आर्थिक और पूरी कानूनी मदद हम आपको देंगे उस केस को लड़ने में। 2-3 एफआईआर झेलेंगे, लेकिन ये कन्वर्जन का मामला सारा ठीक हो जाएगा जब अच्छे तरीके से इलाज किया जाएगा उन लोगों का जो गैर कानूनी एक्टिविटी करते हैं। अंकुर जी, हर दाढ़ी रखने वाला मौलाना या मौलवी नहीं होता है। हर वो व्यक्ति जो लंबी दाढ़ी रखेगा या सर पे टोपी रखेगा उसको मौलाना या मौलवी नहीं कहा जाता। उनके पास एक सर्टिफ़िकेट होता है जो उनको वो हक देता है कि वो मौलाना हैं, मौलवी हैं या नहीं हैं। ठीक है। और है व्यक्ति जो उनके पास जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो मौलवी या मौलाना हो। आपने तो हर किसी को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। हमने कहा कि जो कन्वर्जन करवाने के लिए वहाँ पे आ रहा है और दबाव डाल रहा है, धमकी दे रहा है, और एक वहाँ पे जो एक इंटरनल जो डॉक्टर्स का, चाहे वो कश्मीर से हों, चाहे यहाँ से हों, जो उनके साथ मिलके कन्वर्जन माफिया का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के परसों लिए रात को कुछ ऐसा उनके लिए हुआ था हमने क्या? कहा। एब्सोल्युटली, वहाँ पे तो आपने देखा। कन्वर्जन का कुछ इस तरह का हुआ था, परसों वहाँ पे कोई मौलवी था? परसों एक चीज़ हुई, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हुई। नहीं, अब परसों 90s में परसों क्या हुआ है या नहीं, नहीं, नाइन 90s नाइन की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी की भी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर्स, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, एटलीस्ट ऑन 2 चैनल्स, जेके मीडिया और जम्मू संवाद, टू से कि यहाँ पे कन्वर्जन माफिया काम कर रहा है अभी भी। यहाँ पे मौलवी आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हें रहने की जगह देते हैं और यहाँ बैठ के कन्वर्जन करने का काम करते हैं। ये स्टेटमेंट्स मेरी नहीं है, ये स्टेटमेंट सुनने के बाद ही आज हमने तय किया सर, कि इस विषय में हम कन्वर्ट इंटरवीन हुआ करेंगे। हुआ कौन? कितने लोग हुए? कोई सबूत तो होना डॉक्टर चाहिए, कोई डॉक्टर प्रूफ होना चाहिए। डॉक्टर सुदीक्षण शर्मा, ये वो कब हुए? कन्वर्ट हुए, कब हुए? जो बच्चों ने बताया डिटेल्स। आप देखिए, जो तथ्य सामने आए हैं उस पे मुझसे बेटर बात करने से, मतलब मुझसे बात करने से बेटर आप ये है कि आप उन डॉक्टर से बात करिए जिन्होंने ये नाम लेके के तथ्य सामने रखे हैं। मैं आपको दिलेर खान, रोशन अली, 2 लोगों के नाम बता रहा हूँ जो यहाँ पे चीज़ें करते थे। उस समय डीजीपी गोपाल शर्मा थे। यहाँ पे सीआईडी के लोगों को फिर कमरे में बिठाया गया, दूसरे तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर सर, कर, तब वो क्या सारी हुआ? एक्टिविटीज़ हैं। आज क्या हो रहा है? आज की बात करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आपको भी इस बात की जानकारी नहीं होगी कि वहाँ पे कन्वर्जन माफिया चल रहा है कि नहीं चल रहा। आपको व्यक्तिगत तौर पे जानकारी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, होगी। बिल्कुल। सो लेट अस नॉट टेक स्टैंड्स कि आप ये मान के मेरे से सवाल पूछेंगे, नहीं वहाँ पे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। इफ यू डू नॉट नो, आपको डिमांड करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। अगर वहाँ पे रहने वाले बच्चे जो वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन बैठ के आप जिस पढ़ाई तरह कर रहे से हैं। प्रोवोक कर रहे हैं बच्चों को कि आप कोई भी दाढ़ी वाला देखें, नहीं, कोई भी मैंने मौलाना मौलवी देखें, आप उसकी पिटाई करना शुरू कर दें। मैंने हर कहा कोई इसी तरह से करेगा। मैंने कहा आपके हॉस्टल में अगर कोई कन्वर्जन करवाने के लिए आपके हॉस्टल में आता है अनऑथराइज्ड तरीके से, ऑथराइज्ड तरीके से तो हो ही नहीं सकता। जो भी कन्वर्जन की बात करेगा वो इल्लीगल एक्टिविटी ही आगे बढ़ा रहा है। इल्लीगल है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यू कैन नॉट कन्वर्ट। आता है तो फिर पुलिस को फ़ोन कीजिए, उन्हें बताइए कि हमारे हॉस्टल में पिछले इतने सालों से ये चीज़ें चल रही हैं, हमारी जान को खतरा है, हमें जान से मारने की धमकी दी जाती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस को भी इस्तेमाल किया जाता है धमकियाँ देने के लिए। वो कह रहे थे ना बच्चे कि आके हमें यहाँ पे कोई उड़ा देगा, हमें क्या पता है। तो इस पीछे की पृष्ठभूमि है। उस बैकग्राउंड में हमने केवल कहा, चलते-फिरते लोगों से तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो और जो डिफरेंट थ्रेट्स हैं उन्हें तो डिफरेंट तरीके से लड़ा जा रहा है। लेकिन अगर आपके हॉस्टल में आके कोई आपको कह रहा है कन्वर्ट हो जाओ, तो फिर पुलिस को फ़ोन करो। पुलिस नहीं 15, 20, 25 मिनट में, आधे घंटे में आती है, तो फिर उस इल्लीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए आप बल प्रयोग कर सकते हैं। आप ऐसा बल प्रयोग करेंगे तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। सर, अगर वर्बल बातों पे जाना हो, स्टेटमेंट्स पे जाना हो, तो कश्मीरी स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे हम पे पहले भी कई बार हमले हुए हैं।
फिर उनकी भी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाने के बाद हमले हुए हैं, तो फिर ऐसे व्यक्तियों की कोई बात नहीं रखी जाएगी। तो सबूत अगर भी क्या होना चाहिए, कोई प्रूफ भी होना चाहिए, या बिल्कुल होना बिना चाहिए। किसी के कहने पे? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, अगर प्रूफ़ है तो ही होना चाहिए, तो कोई स्पेसिफ़िक इंसिडेंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें सामने हों, तो बट अदरवाइज़ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर सपोज़ आप पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाएँगे, बिल्कुल, क्रिकेट मैचेज़ जब होंगे बिल्कुल। तब आप पाकिस्तानी टीम को अगर कानून के सपोर्ट हवाले करें। कीजिए उनको, पुलिस के बिल्कुल, हवाले कीजिए, कोई बिल्कुल। सबूत दीजिए कानून को, आप उनके पुलिस के हवाले कीजिए, पुलिस पुलिस पुलि अपने तरीके से पुलि काम पुलि करेगी। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी अब बात बिल्कुल। कानून अपने हाथ में लेने के लिए आप लोगों को कह रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इल्लीगल एक्टिविटी होने से रोकने के लिए अगर पुलिस नहीं आ रही है, मैं उस सिचुएशन में कह रहा हूँ, एक समयबद्ध तरीके में, पुलिस आएगी नहीं, मैं जानता हूँ। क्योंकि पुलिस के लिए ये प्रायोरिटी नहीं है और पुलिस डिफरेंट तरीके से काम करती है। वो अपीज़मेंट की पराकाष्ठा पे है इस समय, मैं समझता हूँ। लेकिन इन चीज़ों को, जिन चीज़ों का की इम्प्लीकेशन हमारी सर्वाइवल और एग्ज़िस्टेंस पे है, उसे ठीक करने के लिए कुछ रेडिकल स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। उसके लिए मैंने कहा है, बिल्कुल कहा है और मैं बिल्कुल डटा हुआ हूँ। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि आप स्टूडेंट कानून आपको इजाज़त देता है कि किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी को रोकने के लिए आप एक तरीके से पुलिस पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो मैं कह रहा हूँ। आप सबसे कह रहे हैं कि आप पे कोई केस बनता है उसको मैं लड़ूँगा। एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप पे कोई केस बना देती है, आप पे कोई एफआईआर दर्ज कर देती है कि आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, तो आप क्या करेंगे? अपना केस खुद लड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे, हम तैयार हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि प्रोवोक करने वाली बात ही नहीं है। मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप एक इल्लीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी को रोकने के लिए पहले पुलिस को अप्रोच कर रहे हैं, पुलिस समय में नहीं आ पा रही है, उसके बाद भी वो एक्टिविटी चल रही है, तो उसे रोकने के लिए आप पुलिस पावर्स जो आईपीसी आपको अलाउ करता है करने के लिए, वो आप एक्सरसाइज करें। तो ये एक ही धर्म विशेष के लिए है, दूसरे धर्म के लिए भी है? अगर उनके साथ कोई ज्यादती होती है, कोई ज़बरदस्ती होती है, तो वो भी ऐसा ही कर सकते हैं? कन्वर्जन जो है वो अब्राहमिक फेथ्स की ही प्रॉब्लम है। कन्वर्जन टेरर का एक्ट है, कन्वर्जन में बिलीव करना, टेररिज्म में बिलीव करना है। जो धर्म टेररिज्म में, कन्वर्जन में बिलीव करते हैं, ये उनके लिए है। मतलब एक ही धर्म विशेष के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। जो कन्वर्जन की जैसी इल्लीगल एक्टिविटी में विश्वास रखते हैं और कन्वर्जन जैसी एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं, ऑब्वियसली उनको ठीक किया जाना ज़रूरी है। परसों रात को कुछ हुआ था वहाँ पे ऐसा कन्वर्जन वाला, या कन्वर्ट हुआ कोई? नहीं, नहीं, केरला स्टोरी का मस्ट वॉच लिखने के कारण जो हिंसा और वर्बल वॉयलेंस का प्रयोग हुआ, उससे पता चला कि ये सोच कौन-सी है। ज़रूरी नहीं है कि लाठी भांजे तो ही चीज़ें ठीक होंगी। आप खड़े होके आईएसआईएस का समर्थन कर रहे हैं और आप जीएमसी जम्मू में पढ़ रहे हैं और आप टैक्स पेयर्स के पैसे पे पढ़ रहे हैं। आप इस देश के पैसे पे सब्सिडाइज़्ड फ़ीस पे पढ़ रहे हैं। एमबीबीएस करने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, यहाँ पे आप कुछ हज़ारों में पूरा कोर्स कर देते हैं। तो आप देश के टुकड़ों पे पलेंगे, टैक्स पेयर्स के पैसे पे पलेंगे और बात करेंगे आईएस के समर्थन की। डू यू थिंक एनीबडी शुड टॉलरेट? नहीं करना चाहिए, टॉलरेट बस नहीं ठीक करना है। चाहिए। और एक मैच में जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, उन सारे युवाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई थी और कोई लड़ उनको सलाखों के वो पीछे किया। केवल दिखावा, वो हाँ, केवल आप क्या दिखावा। चाहते हैं, फांसी चढ़ा दें? नहीं, नहीं, फांसी नहीं चढ़ा दी, उनकी प्रॉपर कानून की पीछे किताब में जो सेक्शंस लिखी हैं देखिए उसी मैं के हिसाब से कार्रवाई ने होगी। कानून की किताब में सेक्शंस बहुत हैं, वो सारी सेक्शंस इन्वोक नहीं की जाती। उनकी रेडिकलाइज़ेशन पाकिस्तान के लिए नारा कोई ऐसे ही नहीं लगा देगा। एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा होगी जिससे प्रेरित होके वो नारा लगाएगा। उस आइडियोलॉजी और विचारधारा को, उसका दिमाग पॉइज़न करने के पीछे जो लोग शामिल हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या उसके पीछे जो इंस्टीट्यूशंस हैं रेडिकलाइज़ेशन और इंडोक्ट्रिनेशन के, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? केवल ये दिखाना, ऐसे ट्रिवियलाइज़ करना कि एक नारा लग गया, तो ये छोटी-मोटी सेक्शन लगा के सलाखों के पीछे 1 हफ्ता डाल दिया और मामला निपट गया। उससे क्या सॉल्यूशन हमें मिलेगा? आज आपको यहाँ पे ओवरग्राउंड वर्कर्स जो सरकार कहती है कि राजौरी, पुंछ में यहीं के लोकल लोग थे, वो किस तरीके से प्रोड्यूस होते हुए मिलते हैं? वो तभी मिलते हैं क्योंकि सरकार कार्रवाई नहीं करती कोई। 1-2 दिन के लिए दिखावे के लिए जेल में डाल देंगे, फिर बेल आउट हो जाएँगे, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे बेल भी तो जिस आपके जैसे वकील करवाते हैं सर, आपके पास कोई ठीक है, आएंगे केस लेके तो आपने भी तो बेल करवानी है। बेल करवानी है, लेकिन वकील ये थोड़ा ना कहता है कि जो सेक्शन बनती है, वो ना लगाओ अच्छा, या पुलिस वो सेक्शंस नहीं नहीं लगाती है? लगाती, नहीं अच्छा। लगाती। और पुलिस जो है, जिस सोच और विचारधारा के कारण पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे एक व्यक्ति लगाता है, उस सोच और विचारधारा को उसके दिमाग में ड्रिल करने के पीछे जो पूरा तंत्र है, पूरा रेडिकलाइज़ेशन, इंडोक्ट्रिनेशन का तंत्र है, रेडिकल प्रीचर्स का एक तंत्र है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उन संगठनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उससे हम पीड़ित हैं, दुखी हैं। तो 2019 के बाद तो बहुत सारे बदलाव आए हैं, पत्थरबाजी खत्म हुई है, आतंकवाद में कमी आई है, सरकार काम तो कर ही रही है, इसीलिए ये सब खत्म हुआ है। आतंकवाद में कमी आई है कि आतंकवाद और बढ़ा है? नहीं, नहीं, जम्मू आतंकवाद में संभाग कमी में कमी तो आई है। जम्मू कौन-सी कमी आई है? आप सेटअप की वेबसाइट पे जाके देखिए, आप देखिए राजौरी, पुंछ में हमले कितने बढ़े हैं।
जो भाटा दूरियां के जो फॉरेस्ट्स हैं उसमें 1 साल पहले कितने फौजियों को हमने वीरगति को प्राप्त किया ये था, तो उसके बाद अभी टिमटिमाता कितने। हुआ दिया है ना सर, जो बुझने की कगार पे है और अपना थोड़ा-सा वो बल नहीं, दिखाने की नहीं, कोशिश नहीं, कर ये रहे हैं। ये हमारी गलतफ़हमी है, ये सरकार इस तरीके का फर्ज़ीवाड़ा बेचने का काम करती है। डीजी साहब तो आतंक हर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर साल कहते हैं कि डीजी 100 साहब रह गए, डीजी सा 50 रह गए, झूठ 150 बोलते रह हैं, गए। झूठ बोलते हैं ना, क्योंकि झूठ बोलना मजबूरी है। जिस दिन डीजीपी जे-एंड-के ने कहा कि 100 आतंकी रह गए, सेम डे आर्मी की टॉप एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि नहीं 300 हैं। जिस दिन बिल्कुल। सेम डे अमित शाह ने कहा कि 2021 पोस्ट एब्रोगेशन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बिल्कुल तकरीबन खत्म हो चुका है। उसके अगले दिन उनके यूनियन होम सेक्रेटरी ने यूनाइटेड नेशंस की काउंटर टेररिज्म कमेटी के सामने पूरा डोजियर सबमिट किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में 2021 के बाद आतंकवाद में स्टीप राइज आई है, यानी बहुत बढ़ा है। तो ये झूठ बोलते हैं और आतंकवाद को स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए नहीं देखा जा सकता। जो कहते हैं ना कि खत्म हो गया, वो कहते हैं पिछली बार 150 लोगों को मारा था, इस बार इन्होंने 100 लोगों को मारा था। देखिए 50 कम हो गए, आतंकवाद कम हो गया। आतंकवाद ऐसे ऑपरेट नहीं करता है। तो इनकी फ्लॉड अप्रोच है, ये अपीज़मेंट में लोग शामिल हैं और स्टैटिस्टिक्स को आधार बना के ये टेररिज्म को हैंडल करना चाहते हैं। टारगेटेड किलिंग्स रुकी नहीं है। सिदड़ा में एनकाउंटर्स 2 बड़े शॉर्ट बिल्कुल। पीरियड में हो गए हैं। आईईडीज़ आए दिन रिकवर होते हैं और फिर ये झूठ बोलते हैं कि कोई कबाड़ का इकट्ठा सामान था, वहाँ ब्लास्ट हो गया, कोई यूरिया का ब्लास्ट हो गया, झूठ बोलते हैं। हुँ। झूठ बोलते हैं। आज तक डांगरी के जो हत्यारे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उनका नेटवर्क क्या है यहाँ पे? कैसे वो आए? कैसे उन्होंने टारगेट किया? कैसे वो वहाँ से चले गए? इनको कुछ पता नहीं है। भाटा दूरियाँ पे भी ये झूठ बोलते हैं। हमें तो ये भी अंदेशा है कि भाटा दूरियाँ फ़िज़िकली इनके कंट्रोल में है ही नहीं। वहाँ पे ये जा ही नहीं सकते। वहाँ पे पाकिस्तान का या आतंकियों का कंट्रोल है। ये बताते ही नहीं है। जो बताते हैं वो झूठ बताते हैं। बीच-बीच में पकड़े जाते हैं। तो इसीलिए हमारे को साबित करने में आसान हो जाता है कि झूठे हैं आतंकवाद के विषय पे। और इस झूठ के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा जिस हद तक भाजपा ने कॉम्प्रोमाइज़ की है, जितनी इनसेंसिटिविटी भाजपा गवर्नमेंट ने हिंदू कॉज़ को लेके, क्योंकि हिंदूज़ आर एट द रिसीविंग एंड इन जे-एंड-के टेररिज्म के कारण को दिखाई है, इतनी किसी सरकार ने नहीं दिखाई। अंकुर जी, जब पार्टी सत्ता में नहीं होती हैं, बहुत बड़े-बड़े दावे करती हैं, वादे करती हैं, जो भाजपा ने भी किए। आप भी वैसा ही तो नहीं करेंगे? अगर लोग आप पे भरोसा करेंगे, आपको सत्ता में लाएँगे, तो क्या आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप मजबूर तो नहीं हो जाएँगे? जो आप सनातन धर्म के लोगों के साथ वादे कर रहे हैं आज कि हम ये बदलाव करेंगे, कल को मजबूरन आपको चेंज करना पड़ जाएगा? तो देखिए ऐसा है कि हमने पहला वादा किया कि हिंदू इंस्टीट्यूशंस को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करेंगे, खत्म करेंगे। उस संबंध में माता वैष्णो देवी श्राइन वाला जो केस है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में स्वयं मैं ही लड़ रहा हूँ हुँ। और बारीदार्स के साथ भी हमेशा लंबे समय से खड़े रहने का हमारा इतिहास रहा है। डेमोग्राफिक इन्वेजन के संबंध में हमने कहा कि उसको हम एड्रेस करेंगे क्वेश्चन को। आप जानते हैं डेमोग्राफिक इन्वेजन के सवाल को लेके मैं ही लड़ रहा हूँ। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में जो कानून बनाया डेमोग्राफिक इन्वेजन अनलीश करने के लिए, उस कानून को हमने ध्वस्त करवाया। जो आदेश पारित किए गए, उन आदेशों को हमने रिडंडेंट करवाया। रोहिंग्याज़ और बांग्लादेशीज़ की सेटलमेंट जो जहाँ पे सेलेक्टिवली एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से की जा रही थी अराउंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और हिंदू मेजॉरिटी टाउन्स, उस विषय को लेके हम बिल्कुल मुखर रहे, लगातार रहे हैं। फॉरेस्ट लैंड एनक्रोचमेंट्स, रिवर बेड्स पे जो एनक्रोचमेंट्स हैं डेमोग्राफिक चेंज इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो सारा पर्दाफाश हमने किया। सिंगल हैंडेडली पिछले 6-7-8 साल से हम इस चीज़ में लगे हुए हैं। तो हमारा तो डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है। इन विषयों पे डिलीवरी का ट्रैक लेकिन रिकॉर्ड है और हमारा सुनिए मैं बता सत्ता में आने के बाद बदल जाते हैं नहीं, ना? वो बदल जाता है, वो उन लोगों का बदलता है जो पार्टियाँ बदल के या बिना संघर्ष के ऊपर पहुँचते हैं। हम अपने सप्त संकल्पों को जी के आगे बढ़ रहे हैं। मेरा जो व्यक्तित्व है, व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँ, मेरा व्यक्तित्व किस तरीके से शेप हुआ है, इन चीज़ों को जी के। ये सप्त संकल्प जो ऐसे ही कहेगा कि भई मार्केट रिसर्च करके हिंदुओं को क्या चाहिए तो ये दे हुँ, दीजिए, वो एक अलग बात है, वो बदलेंगे। हुँ, वो बदल सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं लेकिन बदल भी सकते हैं। हुँ। लेकिन जो व्यक्ति इन सप्त संकल्पों को पिछले पब्लिक लाइफ में जब से भी वो है, उसे जी के आगे बढ़ रहा है, उस पे संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है, तो उसकी सोच, शक्ल सब कुछ जो है वो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व उस तरीके से शेप होता है और उनका बदलना जो है वो असंभव होता है। तो दूसरी चीज़ है कि ये ट्रस्ट को आधार बना के ही आप आगे चल सकते हैं। इस सवाल में अगर साइको एनालिसिस में चले जाएँगे तो कोई उत्तर नहीं होगा। विश्वास करना है लेकिन हाँ, कैलकुलेट करके करना है। उस कैलकुलेशन के लिए हमारे बारे में पब्लिक डोमेन में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारा डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड भी अवेलेबल है। हमने नहीं कहा कि हम ये चीज़ करेंगे। हमने कहा जो जम्मू के खिलाफ कानून बना हमने उसे ध्वस्त करवा दिया। जो सनातन संस्कृति या सनातन सभ्यता को इरोड करने के लिए, चाहे वो आतंकी संगठन हो, रेडिकलाइज़ेशन का मामला हो, सब चीज़ें हों, उनके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। आपके सामने सब कुछ खुली किताब है। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ सफिशिएंट जिसके आधार पे लोग पूरा विश्वास करते हैं। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ें हमने नहीं की होती तो हमारी एक कॉल पे हज़ारों लोग हरिद्वार में नहीं आते। बिल्कुल। अंकुर जी, आखिर में मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी
सनातन की बात तो करती है, लेकिन काम सबके लिए करती है और नाम भी भारतीय जनता पार्टी है। देखिए नहीं करती है। नाम भी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो आपने नाम रखा है एकम सनातन भारत दल, ये सिर्फ सनातन धर्म के लोगों के लिए काम करेगी या सारे जितने भी धर्म यहाँ पे हैं पूरे भारत देश में उनके लिए काम करेगी? सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म, सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म इस टेरिटरी का एक सिविलाइजेशनल कंस्ट्रक्ट है। तो आप इस दृष्टिकोण से देखिए, जो सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म को कमज़ोर करने की मंशा भी दिमाग में रखते हैं, हम उन्हें ख़त्म करने का भी काम करेंगे सरकार में आने के बाद। और सनातन वैल्यूज़, सनातन कोर जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इटर्नल वैल्यूज़ हैं, वो इस समय सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के मोड़ पे हैं। यानी चैलेंजेस सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म को ऐसे हो गए हैं कि सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का इशू बना है। तो सनातन को ही सुदृढ़ करना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। और फिर हम ये देखेंगे कि जो लोग इसको कमज़ोर करने में, इसके विरुद्ध इसी धरती पर रह के कोई भी कार्य करने का काम करते हैं, उनका अच्छे से इलाज किया जाएगा। और मुझे लगता है कि हमारे जो सप्त संकल्प हैं, वो हमारा पूरा स्कोप इस पार्टी का दर्शा देते हैं कि हमारी सोच क्या है। हम किसी की अपीसमेंट में नहीं घुसेंगे और कोई भी कल्चर, सिविलाइजेशन, थॉट प्रोसेस, सोच जो सनातन की तरफ आंख उठा के भी देखेगी, मंशा भी दिल में रखेगी, उसे आइडेंटिफाई करके उसे न्यूट्रलाइज करेंगे, डिसएम्पावर करेंगे। और फिर सरकार जब आपकी है तो कानून के हिसाब से जो कड़े कदम हमें उठाने हैं, वो कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। बाकी सप्त संकल्पों को पढ़ के आप कह सकते हैं। देखिए हमारी वेबसाइट पे जाइए, ekam-sanatan-bharat.org, हमारे सप्त संकल्प हैं, सप्त संकल्पों को पढ़िए, वो काम करेंगे हम, बिल्कुल। वो वही काम तो करेंगे। आम जनता के लिए क्या एक मैसेज रहेगा आपका? एकम सनातन भारत दल को भारी संख्या में ज्वाइन कीजिए। और जैसा आपने कहा कि भाजपा भी सनातन की बात करती है, भाजपा के जो नेशनल प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब भगवा नहीं है, यानी सनातन से इसका कोई लेना देना नहीं है। संघ प्रमुख ने कहा कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। बिल्कुल। तो ये एक परसेप्शन आपकी है, आम व्यक्ति की है कि ये हिंदू है, ये सनातनी है, वो झूठ है। वो बहुत बार बीजेपी क्लियर करती है कि हम नहीं हैं हिंदू केवल, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और तुष्टीकरण नहीं, तृप्तिकरण, वो ये बातें कर रहे हैं। उनके ज़्यादातर नेता तो भगवा पहने हुए होते हैं। दिखावा है, फरेबी हैं, झूठ बोलते हैं। बहुत बार उनके प्रेसिडेंट ने कह दिया कि ये सब फ्रॉड है। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि जो गौरक्षक हैं, जो इन्हीं के परिवार के लोग हैं, वो गुंडे हैं, ब्लैकमेलर्स हैं, स्मगलर्स हैं खुद। प्रधानमंत्री इज़ ऑन रिकॉर्ड टू से दैट। और हिंदू समाज को कास्ट फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करके विदेशी ताकतें जितना भी जहर फैलाने का काम करती हैं, उसी विचार को प्रधानमंत्री ने स्वयं आगे बढ़ाया जब इस तरीके की तीखी बातें उन्होंने कही कि जिसकी माँ को सताया गया हो वो बदला तो लेगा। तो यानी वो बदला लेने की बात, यानी वही नैरेटिव जो देश को, हिंदू समाज को, सनातन समाज को तोड़ने वाली ताकतें बात करती हैं, वही तो इनके प्रधानमंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग ये बातें करते हैं। तो किस तरीके से ये सनातन के हित में, आप मुझे एक बता दीजिए, सचर कमेटी के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन द एंटायर सिविलाइजेशन। ये भाजपा ने किया है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अंकुर शर्मा जी, नेशनल प्रेसिडेंट एकम सनातन भारत दल के। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।